नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। होश और बेहोशी के बीच झूलती हुई मैं अस्पताल के उस सफेद कमरे में पड़ी थी, जैसे मेरी जिंदगी भी किसी अधूरी कहानी की तरह ठहर गई हो। मुझे याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था, पर जब मैंने आंख जरा सी खोली तो उसे अपने पास खड़ा देखा, तो धुंधली यादें धीरे धीरे साफ होने लगी। कुछ बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। पर्दे के बाहर डॉक्टर किसी नर्स से धीमी आवाज में बात कर रहा था और कह रहा था कि आप यहाँ से चली जाइए, मैं खुद इसका इलाज कर लूंगा। नर्स ने दृढ़ स्वर में कहा, क्यों सर, मैं नहीं चाहूंगी। यह अस्पताल का नियम है कि एक डॉक्टर के साथ नर्स का होना बहुत जरूरी है। यह जवान लड़की है, ऐसे में आप अकेले इलाज कैसे कर सकते हैं? मैं आपके साथ रहकर मदद करवा देती हूँ। डॉक्टर गुस्से में बोला, तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे इस मरीज के साथ अकेला छोड़ दो। मुझे होश आ चुका था और उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। मेरा कोई नहीं था जिसे आवाज देती। यह डॉक्टर ऐसी बातें क्यों कर रहा था? क्यों नर्स से कह रहा था कि मुझे मरीज के साथ अकेला छोड़ दो, जबकि नर्स खुद कह रही थी कि एक जवान लड़की के साथ आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अभी तक इसने अपने किसी रिश्तेदार के बारे में भी नहीं बताया। अगर इसका कोई अपना होता तो हमें पता होता कि इसे हुआ क्या है। नर्स उम्र में थोड़ी बड़ी लग रही थी, शायद इसीलिए डॉक्टर को समझा पा रही थी। वह हालात की नाजुकता समझ रही थी, इसीलिए कह रही थी कि एक जवान लड़की का इलाज डॉक्टर अकेले में कैसे कर सकता है। लेकिन डॉक्टर ने उसे डांटना शुरू कर दिया और बोला कि तुम मेरी बात मानोगी या मैं तुम्हारी। और आखिरकार वह यहाँ से चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह डॉक्टर आखिर चाहता क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे कहाँ चोट लगी थी? मैं उठ भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में चोट हो, वरना तो मैं उठकर किसी तरह यहाँ से भाग जाती। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा बंद किया और कमरे के भीतर कदम रखा। मैंने पूरी तरह आंखें खोलकर जब उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं बुरी तरह चीख उठी। उसने तुरंत कहा, चिल्लाओ मत, पहले मेरी बात सुन लो। और फिर उसने ऐसी बात बताई कि मैं सन्न रह गया। मेरा नाम दर्शनी है और शायद मैं इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ। बहुत कम उम्र में मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। मुझे याद भी नहीं कि उनकी गोद कैसी थी, उनके हाथों का प्यार कैसा था। लोग कहते हैं कि वे बहुत अच्छे इंसान थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपनी इकलौती बेटी से भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मगर मेरी किस्मत में शायद यह प्यार ज्यादा दिन लिखा ही नहीं था। एक हादसे ने उन्हें मुझसे छीन लिया और मैं बेसहारा हो गई। जब पापा की मृत्यु हुई तो सबने कहा कि अब मैं अकेली रह गई हूँ, मगर मेरे चाचा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि मैं उनकी अपनी बेटी जैसी हूँ। उनकी बातों ने मेरे दिल में उम्मीद जगा दी, एक यकीन कि शायद इस घर में मुझे इज्जत और प्यार मिल पाएगा। चाचा की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि उनके घर मेरी परवरिश अच्छी तरह हो जाएगी। मुझे माँ बाप जैसा स्नेह मिलेगा और एक परिवार मिलेगा जहाँ मुझे अपना होने का एहसास होगा। जब मैं चाचा के घर आई तो शुरू के दिन ठीक निकले। मैं नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। चाचा मेरे साथ नरमी से पेश आते, खाने पीने का ख्याल रखते और कभी कभी मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते कि मैं उनकी बेटी हूँ। मगर मेरा दिल जानता था कि यह सिर्फ चाचा कहते थे। चाचे की आंखों में साफ देख सकती थी कि मैं उनके लिए एक बोझ हूँ। चाचा अक्सर
अपने काम में व्यस्त रहते थे। वे कारोबारी आदमी थे। उन्हें कई कई दिन शहर से बाहर रहना पड़ता था और उनके जाते ही चाची का असली रूप सामने आ जाता था। वह मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। मेरी हर बात से उन्हें परेशानी होती, जैसे मैं कोई नापसंद चीज हूँ जो उनके घर में आ गिरी हूँ। सुबह होते ही वह मुझे कामों की लंबी सूची थमा देती। बर्तन धोना, घर की सफाई करना, रसोई में मदद करना, कपड़े धोना, हर काम मुझसे नौकरानी की तरह करवाया जाता। उनके भीतर ममता नाम की कोई भावना नहीं थी। वह बस आदेश देने वाली औरत थी जो मुझे एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। जब चाचा घर पर होते तो वह मेरे सामने अच्छा व्यवहार करती, ज्यादा डांटती नहीं थी। मगर जैसे ही चाचा बाहर जाते उनका व्यवहार बदल जाता। जरा सी गलती पर वह इतनी तेज आवाज में डांटती कि मैं सहम कर एक कोने में सिमट जाती। उनके शब्द जहर जैसे होते। वह ताने देती कि मेरे अपने माँ बाप तक मुझे छोड़ गए तो वह मुझे क्यों सहे। घर की हर चीज पर उनका सख्त नियंत्रण था। मैं कब खाऊंगी, क्या खाऊंगी, कब सोऊंगी, सब कुछ उन्हीं के आदेश पर निर्भर था। अगर मैं खाने की मेज पर जरा सी देर से पहुंचती तो वह तूफान खड़ा कर देती। अगर काम में छोटी सी भूल हो जाती तो तानों से मेरा दिल छलनी कर देती। मैं उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मुझे याद है, एक दिन मुझसे गलती से पानी का गिलास गिर गया था। वह एक छोटा सा हादसा था। अगर चाचा घर पर होते तो मुस्कुराकर कहते, कोई बात नहीं। मगर चाची ने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। उनकी गुस्से से भरी आंखों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मगर मैंने उन्हें रोक लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे आंसू उन्हें और भड़का देंगे। कभी कभी मुझे लगता कि मैं बस एक कैदी हूँ, एक बेसहारा लड़की जिसके हिस्से में सिर्फ सहना ही लिखा है। मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची थी। मैं अक्सर सोचती कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद मैं भी आम बच्चों की तरह हंसती खेलती, सुकून से जिंदगी बिताती। मगर अब मेरी जिंदगी घर के कामों और चाची की डांट फटकार में ही बीत रही थी। कई रातें रोते रोते गुजर जाती। मुझे गले लगाने वाला कोई नहीं था, तसल्ली देने वाला कोई नहीं था, कोई यह कहने वाला भी नहीं था कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैं चुपचाप अपने आंसू पोंछती और अंधेरे में छिपकर अपनी किस्मत पर रोती रहती। जब कभी चाचा मुझसे पूछते कि मैं कैसी हूँ तो मैं बस सिर हिला देती, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने सच बता दिया तो चाची मुझ पर और ज्यादा अत्याचार करेगी। एक समय ऐसा आया जब मैंने सवाल करना छोड़ दिया, सपने देखना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उम्मीद रखना भी छोड़ दिया। हर नया दिन मेरे लिए एक नई परीक्षा लेकर आता। मैं खुद को संभालने की कोशिश करती, मगर चाची के व्यवहार ने मुझे भीतर से कमजोर कर दिया था। इस भरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली थी। बचपन से ही खुद को अनाथ पाया था और सहते सहते अब जवान हो रही थी। जब एक लड़की जवान होती है तो उसके दिल में हजारों इच्छाएं जन्म लेती है, मगर मेरी हर इच्छा समस्याओं के बोझ तले दबी हुई थी। मेरी जिंदगी दूसरे के रहमो करम पर चल रही थी। धीरे धीरे मेरे भीतर बगावत भी जन्म लेने लगी और एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि इस कैद से निकलकर कहीं और चली जाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं अपनी मौसी के घर चली जाऊं। वह कुछ ही गलियों की दूरी पर रहते थे और मेरी माँ की सगी बहन थी। शायद वह मुझे अपनाएगी और मेरे दुखों पर मरहम रखेगी। घर में सबको यही कहकर निकली कि सब्जी लेने जा रही हूँ और सीधा मौसी के घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो रोहन ने दरवाजा खोला।
वह मौसी का सौतेला बेटा था। घर में न मौसी थी न मौसा जी। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ रहने आई हूँ। वह अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखने लगा। उसकी आंखों की चमक ने मेरे दिल में बेचैनी भर दी। वह उल्टी सीधी बातें करने लगा। कहने लगा कि अगर मैं यहाँ रहूं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। हम साथ समय बिताएंगे और अगर मुझे रात को डर लगे तो मैं उसके कमरे में जा सकती हूँ। उसके शब्दों में छिपी मंशा मैं समझ चुकी थी। औरत को भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है। वह सामने वाले की नीयत पहचान लेती है। उसकी आंखों में शैतानियत थी और बातों में मक्कारी। मैं एक पल भी वहां नहीं रुकी। घबराकर बाहर निकल आई। रास्ते में मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखों में आंसू थे और दिल में डर। क्या मेरा कोई भी नहीं है? क्या मुझे सारी जिंदगी यूं ही दूसरों के अत्याचार सहने हैं? यह सोचते हुए मैं वापस चाचा के घर आ गई। मगर इस बार मेरा दिल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। घर पहुंची ही थी कि अचानक खबर मिली, मेरे चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह सुनते ही मेरी दुनिया फिर से बिखर गई। चाचा के लिए मेरी आखिरी उम्मीद थी। उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अब चाची को रोकने वाला कोई नहीं था। वह सारा गुस्सा, सारी नफरत मुझ पर उतारने लगी। घर का हर काम मुझ पर डाल दिया गया। सुबह से रात तक मैं बर्तन धोती, फर्श साफ करती, कपड़े धोती, बाजार से सामान लाती। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो वह मुझे मनहूस कहती, ताने देती, कभी कभी हाथ भी उठा देती। हर रात मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोती रहती। चाचा के जाने के बाद मैं और भी असहाय हो गई थी। समय बीतता गया मगर मेरी जिंदगी में कोई उजाला नहीं आया। तभी मैंने देखा कि चाची की जिंदगी में एक नया आदमी आ गया है। वह अक्सर फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें करती, सजने संवरने लगी और कभी कभी दो दो दिन घर से बाहर रहती। धीरे धीरे वह आदमी घर आने लगा। मैं समझ चुकी थी कि चाची उससे शादी करना चाहती है। मगर उनके रास्ते में एक ही रुकावट थी, मैं। शायद उन्हें डर था कि मैं उनके नए जीवन में बाधा बनूंगी। इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक उन्होंने मेरे सामने शादी की बात रख दी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे सोचने का अवसर ही नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि रिश्ता एक दौलतमंद और इज्जतदार परिवार में तय हुआ था। जब मैंने लड़के की तस्वीर देखी तो मैं चौंक गई। वह बेहद आकर्षक था। पहली बार लगा कि शायद किस्मत मेरे पक्ष में फैसला सुना रही है। चाची मुझे जितनी जल्दी इस घर से विदा करना चाहती थी, उतनी ही तेजी से शादी की तैयारियां होने लगी। मेरे पास सोचने का समय नहीं था, मगर दिल के किसी कोने में एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। क्या सच में मेरा नसीब बदलने वाला है? मैं इस घर से निकलकर एक अच्छी जिंदगी बिताने वाली थी और वह दिन भी आ गया जब मेरी शादी हो गई। शादी का हर पल एक सपने की तरह बीता और मैं नए घर में आ गई। मगर यह घर मेरे सपनों से कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। हर तरफ अमीरी झलक रही थी। यह वह दुनिया थी जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के बाद मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। मैं अपनी जिंदगी के खास पल में कदम रख चुकी थी। दुल्हन बना मेरा चेहरा आईने में दिख रहा था, मगर मैंने अभी तक दूल्हे को गौर से नहीं देखा था। बस एक झलक ही देखी थी और जानती थी कि वह बेहद आकर्षक है। मैं कमरे में बैठी नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में सोच रही थी। लगा था कि किस्मत ने शायद अब मेरे लिए कुछ अच्छा लिख दिया है। इस घर में दौलत थी, इज्जत थी और मेरा पति भी देखने में बहुत अच्छा था। मैंने सोचा कम से कम अब मुझे तानों
और जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी दरवाजे पर आहट हुई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे पति अंदर आने वाले थे। अब तक मेरी सास, ननंद, जेठानी और देवर सभी मुझसे बहुत प्यार और इज्जत से पेश आए थे। सब कहते थे कि हमारे बेटे आरव की बहू हमारे लिए बेटी से बढ़कर है। उनकी बातों से मेरा दिल कुछ हल्का हो जाता। मैंने ठान लिया था कि चाहे जैसा भी हो, मैं सबके साथ अच्छे से रहूंगी। तभी मेरे पति कमरे में दाखिल हुए और जिंदगी ने एक बार फिर अजीब खेल खेल दिया। जिस तस्वीर को देखकर मुझे तसल्ली हुई थी, जिसके चेहरे ने मुझे उम्मीद दी थी, वह सच्चाई कुछ और ही निकली। वह मेरे पास आया, मगर न उनकी आंखों में खुशी थी, न शर्म, न अपनापन। वह खाली नजरों से मुझे देख रहे थे। अचानक उन्होंने अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। हाथों को उल्टा सीधा मोड़ना, सिर को झटका देना, जैसे कोई छोटा बच्चा करता है। फिर वह अटपटी आवाज में बोलने लगा, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। उनके शब्द मेरे कानों में किसी धमाके की तरह गूंजे। वह एक छोटे के बच्चे की तरह रोने लगे, हाथ पांव पटकने लगे। मैं सुन रह गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या हो रहा है? मगर आवाज गले में ही अटक गई। तभी दरवाजा खुला और घर के लोग अंदर आए। उनके चेहरों पर घबराहट नहीं, बल्कि अजीब सा सुकून था, जैसे वे सब पहले से जानते हो। किसी ने कहा, बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है। आरव की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं रहती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उनके शब्दों में झूठी तसल्ली थी। मैं समझ चुकी थी कि यह मामूली बीमारी नहीं, बल्कि दिमागी समस्या है। वे उसे पकड़कर बाहर ले गए और मैं बिस्तर पर बैठी रह गई। मुझे महसूस हुआ कि चाची ने इतने अमीर घर में मेरा रिश्ता क्यों किया था। वह मेरी भलाई नहीं चाहती थी, बल्कि मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। उन्होंने सब कुछ बेचकर शहर छोड़ दिया था। अब मैं एक ऐसे बंधन में बंध चुकी थी जहां न मोहब्बत थी, न सहारा। आरव की हालत दिन ब दिन मेरे सामने खुलती गई। वह दिमागी तौर पर बेहद कमजोर था। उससे गुस्से के दौरे पड़ते। वह चीखता चिल्लाता, चीजें तोड़ देता। मुझे पता चला कि यह समस्या जन्म से है और कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में कैद हो गई थी जहां कोई उम्मीद नहीं थी। मैं वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे पास न पैसा था, न सहारा। बाद में मुझे मालूम हुआ कि चाची ने दूसरी शादी कर ली और लोगों के तानों से बचने के लिए शहर छोड़ दिया। मैं एक बार फिर अकेली थी, मगर इस बार एक ऐसी कैद में जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब मैं एक ऐसे घर में थी जहां कोई अपना नहीं था और मेरी जिंदगी जैसे पिंजरे में बंद हो चुकी थी। मैं फिर उसी स्थिति में आ गई थी जिसमें पहले थी। पहले भी मेरा कोई नहीं था और अब भी मेरा अपना कोई नहीं था। पहले भी मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकती थी और अब भी मेरी किस्मत मेरे हाथों में नहीं थी। यह एहसास मेरे दिल को तोड़ने लगा। मैं चाहती थी कि चीख चीख कर रोऊं, किसी से शिकायत करूं, मगर किससे? इस बार तो वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था। बस एक बात अच्छी थी कि घर के सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते। मेरी सास, मेरी ननद और मेरी जेठानी मुझे तसल्ली देती रहती। वह कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस 2-4 महीने की बात है। मैं हैरान होती कि 2-4 महीने में कोई दिमागी रूप से बीमार इंसान कैसे ठीक हो सकता है। उनकी बात पर मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन उनका अपनापन मुझे चुप करा देता था। एक दिन मैं बीमार पड़ गई तो पूरी रात मेरी सास मेरे सिरहाने बैठी रही। मेरी ननद
मेरे हाथ पांव दबाती रही और जेठानी मेरे लिए सूप बनाकर लाती रही। आरव ज्यादातर कहीं गायब रहता था, पता नहीं कहाँ चला जाता था। मेरी सास कहती कि हमने उसके लिए एक अलग जगह बना दी है जहाँ वह व्यस्त रहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। मैं बहुत कुछ पूछना चाहती थी, यह कि उन्होंने सच क्यों नहीं बताया। कम से कम मुझे उम्मीद तो न बंधती, मगर जब उनका मेरे लिए प्यार देखती तो चुप हो जाती, सोचती सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। कम से कम यहाँ लोग बुरे नहीं हैं, कोई मुझे ताने नहीं देता, कोई भूखा नहीं रखता। मेरी रातें रोते रोते नहीं कटती थी, लेकिन यह भी सच था कि मैं खुश नहीं थी। दिन यूं ही बीतते गए और मैंने खुद को आरव के साथ जिंदगी बिताने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया। यह बहुत कठिन था, लेकिन मैंने ठान लिया कि डरकर जीने से हालात और बिगड़ेंगे। इसीलिए मैं हर समस्या को समझने और संभालने की कोशिश करूंगी। आरव अधिकतर अपने कमरे में रहता या घर वालों के साथ बैठता। मैं उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति को समझ पाना मेरे लिए आसान नहीं था। वह सामान्य इंसान जैसा व्यवहार नहीं करता था। कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करता, अचानक चीखने चिल्लाने लगता। इसीलिए मैंने दूरी बनाए रखी। मगर एक दिन मेरा सामना उससे हो ही गया। वह कमरे में चुपचाप बैठा किसी चीज को घूर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह चौंक गया और फिर उसकी अजीब हरकतें शुरू हो गई। हाथ हिलाना, पैर थिरकाना, शरीर को दाएं बाएं झुलाना। मैंने सोचा वापस लौट जाऊं, मगर खुद को रोक लिया। मैं बिना किसी प्रतिक्रिया दिए उसके पास जाकर बैठ गई। वह कुछ ढूंढ रहा था, जैसे उसे किसी चीज की जरूरत हो, मगर शब्दों में कह नहीं पा रहा था। मैंने धीरे से पूछा, आपको क्या चाहिए बताइए, मैं ला दूंगी। आरव घबराकर मुझे देखने लगा, जैसे फैसला करने में उसे समय लग रहा हो। फिर अचानक उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान आई और वह बोला, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। मैं हैरान रह गई। उम्र से वह जवान और आकर्षक था, मगर दिमाग से एक बच्चा, और वही मेरा जीवन साथी था जो मुझसे खिलौने मांग रहा था। मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुन लिया हो, इसीलिए दोबारा पूछा, खिलौने? वह तुरंत बोला, हाँ हाँ, बहुत सारे खिलौने, मुझे बाजार से दिला दो। मैं चुप हो गई। दिल चाहता था मना कर दूं, मगर मुझे मालूम था अगर मैंने आरव को मना किया तो उसे दौरा पड़ सकता है और हालात बिगड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, ले आती हूँ। यह सुनते ही वह वैसे ही खुश हो गया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी पसंद की चीज मिलने पर हो जाता है। उसने जेब से पैसे निकालकर मेरी ओर बढ़ाए। लो, बाजार से ले आओ। मैं हैरान थी, पर पैसे लेकर बाहर निकल आई। घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे बरसों बाद खुली हवा में सांस ली हो। सोच रही थी कि कौन से खिलौने लूं, साधारण या कुछ खास। तभी अचानक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे पास से गुजरी और सब कुछ एक पल में अंधेरे में बदल गया। मुझे बस टकराने की आवाज याद है और फिर सन्नाटा। जब होश आया तो सामने सफेद दीवारें, सफेद बिस्तर और हाथ में लगी ड्रिप थी। मैं अस्पताल में थी। धीरे धीरे याद आया कि मैं आरव के लिए खिलौने लेने निकली थी और शायद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कमरे में कोई अपना नहीं था। दिल घबराने लगा। क्या घर वालों को खबर मिली होगी? क्या आरव को पता चला होगा? तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मुझे इस मरीज के साथ अकेला छोड़ दो। यह डॉक्टर की आवाज थी। नर्स ने सख्ती से कहा, जवान औरत है, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? डॉक्टर बोला, तुम जाओ,
यह मेरा काम है। मेरे भीतर डर की लहर दौड़ गई। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। पाँव में चोट थी। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी दरवाजा खुला और मैं जो शख्स अंदर आया उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह आदित्य था, आरव का छोटा भाई। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे शादी से पहले तस्वीर में देखा था। उसने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, मैं हूँ। मुझे सब कुछ पता चल गया है। तस्वीर मेरी भेजी गई थी और शादी मेरे भाई से कर दी गई। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने बताया कि बेहोशी में मैंने सारी सच्चाई बयां कर दी थी। उसने वादा किया कि वह परिवार को समझाएगा और मुझे वह सम्मान देगा जिसकी मैं हकदार हूँ। घर लौटने पर सास ने रोते हुए मुझे गले लगा लिया और सच बताया। चाची ने झूठ बोला था कि मैं ठीक से बोल नहीं सकती। वे मुझे आदित्य के लिए पसंद कर चुके थे, मगर झूठ के कारण मेरी शादी आरव से कर दी गई। जब सच्चाई सामने आई तो आदित्य ने बिना एक पल गवाए कहा कि वह मुझसे विवाह करेगा। कुछ समय बाद परिवार की रजामंदी से मेरी और आदित्य की शादी हो गई। आज मेरी जिंदगी में वे सारे रंग हैं जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, हमारी गोद में एक प्यारा सा बेटा है जो बहुत विशेष बच्चा है, मगर इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा अपना परिवार है, मेरा सच्चा हम सफ़र है। कभी कभी सोचती हूँ, अगर वह हादसा न हुआ होता तो क्या सच्चाई सामने आती? क्या मेरी किस्मत यूं करवट लेती? शायद नहीं। जिंदगी ने मुझे तोड़ा भी, पर उसी ने मुझे नया आसमान भी दिया। अब आप बताइए, क्या कभी कभी सबसे बड़ा धोखा ही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाता है? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।